राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और हमको जहाँ तक मालूम है आप सभी का जो सब्जेक्टिव का डर था वो तो आप सभी का क्लियर हो गया होगा, है ना बाबू। तो मेरे साथ ये शुभारंभ करते हैं ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जिसमें आप लोग बेहतरीन तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सारा जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का डर था सारा हटा लेंगे, है ना बाबू। उसके बाद पढ़ेंगे पदांश और गद्यांश, ये तो आपका लिखने वाला है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपको डर लगता था जिससे उसको ब्याज क्लियर करते हैं, है ना। चलिए आज हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटिव जितने भी आने वाले क्वेश्चन है बाबू उसको हम देखते हैं। चलिए आइए, फर्स्ट नंबर आपके सामने है। फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है जी बाबू आपके सामने, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। आपको हम बता दें कि ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है जी, ये अलस कथा जो ग्रंथ है उससे उद्धित है। चैप्टर नंबर आपका 2 था, है ना। इसके रचयिता थे जी, रचना जो किए थे, इसके जो लेखक थे वो कौन थे जी, वो विद्यापति थे। कौन थे जी, विद्यापति थे। चलिए अब उसके बाद कौन थे जी, अब क्या था इसमें कि इसके जो इसमें जो जिसका वर्णन किया गया था वो मंत्री था, वीरेश्वर था। कौन था जी, वीरेश्वर। ठीक है। इसमें 4 आलस्यों की बात की गई है। कितने आलस्यों की जी, तो 4 आलस्यों की चर्चा की गई है। आइए उस आलस्यों की इसमें बात आया है धूर्त लोग की, धूर्त की बात आई है। कैसे निकाला जाता है जी, तो बाल को खींचकर क्या करके बाबू जरा बताएंगे, खींच कर। ठीक है, बाल को खींचकर आलस्यों को निकाला जाता था। क्लियर हो गया। अब देखिए इतना तो आप सभी को मालूम हो गया। अब बाल खींचने के बाद क्या लगा दी जाती है जी, उनके घर में आग लगा दी जाती, आग लगा कर। सारे हम आपको VVI टॉपिक बता रहे बाबू। VVI इस जो चैप्टर में आपको क्या याद करना है, वैसे कैसे हम याद करेंगे, आपको ऐसे डायग्राम बना कर याद करना है जिसमें मेन पॉइंट क्या क्या आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे इसको ड्रॉ किए हैं। एक बार कहानी को हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। एक समय की बात है, एक वीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। वो कहते थे कि जितने भी आलसी लोग हैं उनको हम क्या करें बाबू, तो उनको हम भोजन दें। आलसी है जी, वो कुछ कर नहीं पाएंगे तो बेचारे खाए भी नहीं मर जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपने महल में उनके लिए रहने के लिए और खाने के लिए बंदोबस्त किए। ठीक है, जब आलसियों की बात कहा जाए तो सारे आलसी तो रहते थे, उसमें कुछ बनावटी धूर्त लोग भी रहने लगे। कहा जाता है कि जहाँ पर जो सामान होती है फ्री का कोई सामान मिलने लगे तो वहाँ पर भीड़ अधिक रहती है, तो वहाँ पर भीड़ अधिक जमा होने लगी, जिससे वीरेश्वर के जो भोजनालय था उसमें कमी आने लगी। भाई अधिक आलसी बढ़ने लगे, ये कहाँ से इतना सारे आलसी आ गए। तो एक उनके जो मंत्री थे, उनके कर्मचारियों जो थे, एक आइडिया सोचे, क्यों ना हम वास्तविक आलसियों की पता लगाया जाए। वो आखिर वो आलसी कैसे इतना ज़्यादा अधिक हो गए। तो क्या होता है बाबू कि सभी आलसियों की पहचान करने के लिए उस महल में आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद सारे जितने भी धूर्त थे वो लोग दुम दबाकर पलायन कर गए। पलायन करना मतलब भाग गए। अब उनके भागने जाने के बाद शेष बचते हैं 4 आलसी। कितने बाबू, आपके आलसी 4 बचते हैं। वो चारों आलसी क्या पूछते हैं कि अजी कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है
कि क्या करे, कितना हल्ला गुल्ला हो रहा है। और दूसरा बोलता है कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे हुए कपड़े से मुझे ढक दे। तो आपस में चारों आलसी बात करने लगते हैं, बात पहुंच जाती है वहां तक कि सारे महल में आग लग जाती है। यहाँ तक बात नहीं रहती है, आगे भी बात बढ़ती जाती है। आखिर उनको निकाला तो जाए तो कैसे निकाला जाए। तो लास्ट में क्या होता है कि जो आलसशाला के कर्मचारी लोग थे, उनके जो केस थे, उनके जो बाल थे, उनको खींच कर बाहर निकाला गया जी। उनके क्या पकड़ के जी, आग लगाकर उनके क्या पकड़ गए जी, उनको उनके जो बाल थे, क्या थे जी, बाल को क्या करके जी, बाल खींच कर बाल खींच कर निकाला गया। बोले जय सिया राम। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आप सभी बताएंगे जरा यहाँ से कहानी कैसा लगा आपको। यहाँ से ये सीख मिलता है कि जहाँ पर भोजन, जहाँ पर जिसके लिए जो स्थान बनाएगा वहीं जाना चाहिए, उससे अधिक जाएंगे तो आप कष्ट में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं बाबू। ये कहानी मोटा मोटी आपको हम बता दिए। देखिए इसके रचनाकार जो थे विद्यापति जी, मंत्री वीरेश्वर थे। चार आलसियों की बात की जा रही है। उसमें कौन थे जी, उसमें धूर्त लोग थे। क्या निकाल कर जी, बाल खींच कर बाहर निकाला गया, उसको आग लगा दिए गए। उसमें क्या जी, आलसशाला जो है आपका 2 चैप्टर का नाम है। बोलिए जय सिया राम। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, आलस कथा जो था यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आपके अगला जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 पार्ट से। ठीक है, एक छोटा मोटा 2 ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तक आपको सारा समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर बता सकते हैं आप भी कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। तो 4 लोग भैया नहीं गए थे, 4 लोग महान लोग थे। ये चारों भैया याद कर लीजिएगा जी, ये चारों भैया जो थे बहुत महान लोग थे, बहुत महान लोग। आप ही की तरह कुंभकर्ण जैसे सोए रहते थे। उनके पढ़ने के समय में भी वो क्या करते थे जी, सोए रहते। कौन थे जी, चुन्नू, मुन्नू, रुन्नू और छुन्नू। क्या जी, जुगनू। चलिए जुगनू भैया जो थे, जी चुन्नू भैया थे, मुन्नू भैया थे, रुन्नू भैया थे, जुगनू भैया थे, है ना। ये चारों भैया ऐसे थे, चारों भैया ऐसे थे जो क्या करते थे जी, दिन भर खा कर घर में रहते थे, कोई काम धाम नहीं करते थे, पढ़ा लिखा बिल्कुल आपकी तरह। आप ऐसे नहीं ना हो, आप ऐसे नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, नहीं मिस मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर है तो हम समझ जाएंगे, यस लिखिएगा, हाँ है। तो यहाँ पर देखिए कि वास्तव में हमें आलसी कभी नहीं बनना चाहिए। हमें आप अपने आप पर हमें कुछ करना है, हमें कुछ करके दिखाना है समाज में, तो हमेशा तत्पर रहना चाहिए अपने टारगेट को लेकर। ठीक है, तो ये चारों भैया ऐसे थे कि अपने जो टारगेट था उस पर काम नहीं कर रहे थे, अब आलसी बने हुए थे, अपने जान को भी दे रहे थे। ठीक है, इतने आलसी हैं, इतना आलसी नहीं बनना है, इतना आलसी बनना ठीक नहीं है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देते हैं फटाफट। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं जी, यदि हम आलस करेंगे तो क्या वो एक तरफ से क्या है जी, यदि आलस्य को अपना रहे तो एक तरफ से मेरा शत्रु हुआ, वो मुझे अपने काम पर नहीं लगने दे रहा है आलस, तो मेरा शत्रु हुआ। क्या हुआ जी, शत्रु हुआ। आगे हम बढ़ते हैं फटाफट देख लेते हैं कि आलसशाला में आग किसने लगाई थी। हम आपको बताया है ना, आलसशाला में आग कौन लगाया था जी, आप लोग बताएंगे, जरा फटाफट बता दीजिए जी। देखिए आलसशाला में आग कौन लगाए थे जी, आलसशाला के कर्मचारियों ने। इसका राइट आंसर होगा आलसशाला के कर्मचारियों ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वीरेश्वर क्या दीजिए, वीरेश्वर कारुणिका मंत्री आश्रित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा जी, क होगा। इसका राइट आंसर क होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि दूषण पद का अर्थ क्या होता है जी। दूषण पद का अर्थ होता है कि वह चाल होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया कि आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे जी, कितने लोग सोए हुए थे जिनको बाल खींचकर बाहर निकाला गया था, उनकी संख्या थी 4। इसका राइट आंसर होगा 4। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
इज्जत का अर्थ क्या होता है जी? इज्जत का अर्थ होता है, थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, अरे बचाल, क्या बोलते हैं जी? अरे बचाल कितने बोलते हो, किस पुरुष का कथन है जी? अरे बचाल कितने बोलते हो, किस पुरुष का है जी? वो चतुर्थ पुरुष बोलता है कि कितने बोलते हो, आपस में बात करते करते चतुर्थ बोलता है कि अरे बचाल कितने बक 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 तुम लोग बोलते हो यार, तो इसीलिए यहाँ पर चतुर्थ पुरुष हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है जी? आलस्य की वर्णन है। बोलिए जय सिया राम। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे हम बढ़ते हैं बाबू। देखिए कौन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन आलस्य का बहाना बनाता है जी? आलस्य की बहाना बनाने वाला कौन है जी? आलस्य के बहाना बनाने वाले कौन लोग थे जी? तो धूर्त लोग थे कि हम लोग भी आलसी हैं भाई, हम लोग को भी खाने पीने को कोई दो ना रहने के लिए, फ्री का है तो हम लोग उस पर टूट पड़ते हैं। तो कौन थे जी? वो लोग थे, धूर्त लोग भैया थे, धूर्त भैया लोग थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आलस्यों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया जी? पानी लगाकर, आग लगाकर, हवा लगाकर, बिजली लगाकर जी, आग लगाकर। इसका राइट आंसर होगा आग लगाकर। आगे हम देखते हैं, सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल है संगठन। सारे सुखों का मूल है संगठन। यदि आप एकत्रित होकर सभी लोग के साथ रहते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा सभी सुखों का क्या हो जाएगा जी? संगठन। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा जी? घर में आग लग जाने पर भी आलसी लोग नहीं भागे जी, आलसी लोग भी नहीं भागे। इसका राइट आंसर होगा आलसी। आगे हम देखते हैं, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? ऐसा किस पुरुष ने कहा? तो भाई द्वितीय ने कहा। कौन जी? द्वितीय ने कहा जी, द्वितीय ने कहा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, वीरेश्वर कौन था जी? वीरेश्वर राजा, मिथिला का राजा था? नहीं नहीं, वीरेश्वर मंत्री था जी। तो मिथिला का मंत्री था जी, राइट आंसर इसका होगा वीरेश्वर मंत्री था मिथिला का। मिथिला का राजकुमार भी नहीं था जी, मिथिला का संतरी। संतरी मतलब क्या होता है? जो गेट पर पहरादार देता है ना, उससे हम संतरी कहते हैं। आगे हम बढ़े, चलिए देखिए, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई जी? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आप लोग बताइए जी। हम आपको कहानी में बताए हैं ना कि क्यों आग लगाई गई। हम आपको कहानी में बताया है कि आग क्यों लगाई गई जी? आलसियों को भगाने के लिए। आलसियों को भगाने के लिए जी, कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए, या फिर आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए? इनमें से किसी के लिए नहीं। इसका राइट आंसर होगा कि आलसियों की भगाने के लिए। नहीं जी, सॉरी बाबू, यहाँ पर होगा कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसियों की परीक्षा करेंगे तभी तो पता चलेगा। यदि आप लोग को एग्जाम लेना होगा तभी तो पता चलेगा कि इसमें से कौन इंटेलिजेंट बॉय है, कौन इंटेलिजेंट गर्ल है, तभी तो पता चलेगा। इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें ज्यादातर पढ़ने वाले तो नहीं होंगे, ज्यादा डिंग डोंग करने वाले होंगे। इसमें से पता कैसे चलेगा जी? तो आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपको टेस्ट लिया जाएगा कि आप वास्तव में पढ़ने वाले हैं या नहीं है। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा जी? तो आपकी एग्जाम ली जाएगी, आपकी टेस्ट लिया जाएगा। तो वहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आगे हम बढ़े, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फटाफट देख लीजिए, सारे क्वेश्चन एक लतार से देखना है और अपने आप से भी करना। एक बार वीडियो को देखिए, पुनः इसे स्टार्ट करके आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। इतना ही मेरी सजेशन रहेगी। देखिए, आलस कथा की रचयिता कौन है जी? आलस कथा की रचयिता कौन है जी? विद्यापति जी। विद्यापति इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। आगे हम बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अजी आलसशाला लगने पर 4 भैया लोग जी नहीं भागे। 4 भैया जी बहुत आलसी थे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे है शंकर चरित के रचनाकार कौन है जी? तो शंकर चरित रचना के रचनाकार हैं जी पंडित क्षमाराव। आप जानते हैं, यहाँ पर हम एक बात बताते हैं कि जो संस्कृत क्या है जी? संस्कृत साहित्य
लेखिका। कौन जी? संस्कृत साहित्य लेखिका। इसके जो इसमें बताए गए हैं कि आधुनिक और क्या जी? आधुनिक प्राचीन से आधुनिक तक, क्या जी? प्राचीन से आधुनिक तक लेखिकाओं का वर्णन है कि किस प्रकार जो पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी प्राचीन काल से ही क्या किए जी? प्राचीन काल से ही क्या किए जी? भागीदारी ली है। हर एक क्षेत्र में, हर एक कवित्री हो, सेना हो या कुछ भी चीज हो, सारे में हिस्सेदारी ली है स्त्रियां। तो पुरुष से भी कम नहीं है स्त्रियां। इसकी वर्णन किया गया है, इसमें उल्लेख मात्र किया गया है कि किस प्रकार प्राचीन समय से भी लेकर आधुनिक समय में भी क्या कौन जी? लेखिका यानी जो स्त्रियां हैं वो भी क्या कर रही हैं जी? भाग ले रही हैं। इसमें वर्णन यही है। आया समझ आप सभी को? तो बताइए जी, इसमें राइट आंसर होगा पंडिता छमाराव। इसका राइट आंसर होगा पंडिता छमाराव। और आपको बता दें कि जो शंकर चरित है, ये जो शंकर चरित है ना बाबू, शंकर चरित ये लिखा गया है अपने पिता के चरित्र के बारे में। इसके पिता के जो चरित्र थे उस पे लिखा गया है जी, उस पे लिखा गया है उनके चरित्र पर, है ना। उनके पिताजी कैसे थे, उनके चरित्र के आधार पे, उनके पिता का चरित्र कैसा था, उनके चरित्र के आधार पर लिखा गया। समझ में आया? समझ में आया। आगे हम बढ़े बाबू, आगे हम बढ़ते हैं। ये जो इनके पुत्री थी, जो पंडिता छमाराव जी थी, वो पुत्री थी किसके जी? शंकर पांडुरंग की शायद इनका नाम था, है ना। तो उनके बेटी थी, तो वो अपने पिता से प्रभावित होकर उनके जीवन पर क्या लिख दीजिए? शंकर चरित्र नाम के जो ग्रंथ था, कथा ग्रंथ है, उसको लिख डाली। आगे हम बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए जनक की सभा में, कौन जी? जनक की सभा में आगे हम बढ़ते हैं। जनक की सभा में कौन थी जी? शास्त्र कुशल कौन थी? शास्त्र कुशल कौन थी जी? जनक की सभा में शास्त्र कुशल गागरी थी। बोलिए जय सिया राम। यहाँ तक समझ में आया? देखिए यहाँ पर मात्र बताया गया है कि जनक जी थे, राम जी से पूछे जनकपुर के नाहरी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तो वही जनक थे जो सीता और राम की क्या थे जी? राम जी के ससुर जी थे, और सिया मतलब सीता जी के पिताजी थे। तो उनके जो सभा थी, उनके जो दरबार लगता था, उसमें शास्त्र कुशल यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वहाँ पर कुशल कवित्री थी वो थी गागरी जी। ये सब प्रस्तुति पंक्तियाँ उनके सामने प्रकट करती थी, समक्ष प्रकट करती थी, ठीक है। तो वो कौन शास्त्र कुशल थी जी? गागरी जी थी। आगे चलते हैं हम। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? यदि हम गाड़ी को चलाना है तो चक्का लगाना पड़ेगा, है जी। और चक्का लग जाएगा तो उसमें ड्राइवर तो चाहिए जी। अरे ड्राइवर चल जाए तो उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। जब उसमें पेट्रोल डीजल जब तक से नहीं डालेंगे समाज की गाड़ी में, जो हमारा समाज की गाड़ी है, चलिए हम आपको गाड़ी भी बना कर दिखा रहे हैं। हालांकि मेरा उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी समाज की गाड़ी है जी, ये आपके गाड़ी है बस से, जो समझ लीजिए ये आपके ट्रैक पे चल रही है। क्या है जी? ट्रैक पे चल रही है, ठीक है, समाज की गाड़ी। आगे हम देखते हैं कि जो समाज की गाड़ी है चल रही है, ठीक है। हम आगे दिख रहे हैं कि समाज की गाड़ी कैसे चल रही है। उसमें पेट्रोल डीजल, उनके ड्राइवर, टायर, ये सब अच्छा रहेगा। और उसके बिना भी कैसे चलेगी? जब तक सड़क नहीं रहेगी अच्छी तब तक से कैसे चलेगी? तो यहाँ पर बताएगी कि जो समाज की गाड़ी है, ये तो गाड़ी मात्र वाहन है, परंतु जो समाज की गाड़ी है वो स्त्री और पुरुष, यानी जब तक से स्त्री और पुरुष दो का सम्मेलन नहीं होता है, दोनों का किसी काम में हाथ में बंटवारा नहीं होता है, तब तक जब तक सब
स्त्री और पुरुष समाज में रहते हैं तब तक समाज का निर्माण होता है। यानी स्त्री रहेगी तो उससे नहीं होगा, न पुरुष होगा तो उससे होगा। ये दोनों का जब सम्मेलन होता है तभी समाज की निर्माण होता है। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा पुरुष और नारियों से। आगे हम बढ़ते हैं। मैत्रेयी कौन थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि याज्ञवल्क्य की पुत्री थी, पाक शास्त्र की विशेषज्ञ थी, याज्ञवल्क्य की शिष्या थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। हम आपको बता दें कि जो याज्ञवल्क्य की जो मैत्रेयी थी वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। यहाँ पर बात ये नहीं पहुँचती है कि वो पत्नी थी। हाँ चलिए भाई, उनकी पत्नी थी, यहाँ पर हम लिख देते हैं पत्नी थी। ठीक है, जो पत्नी थी ना भैया, वो पत्नी क्या, जो मैत्रेयी थी, वो मैत्रेयी ये तो पत्नी थी। चलिए हम यहाँ तक से समझ जाते हैं। तो मैत्रेयी क्या, ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो पति उनके जो थे उनको कैसे शिक्षा दे देते हैं। आप लोग ये सोचेंगे कि शिक्षा भाई कैसे दे सकते हैं, वो लोग छोटे छोटे थे तभी क्या आपस में शिक्षा आदान प्रदान करते थे? नहीं, यहाँ पर भी आपको हम क्लियर कर देते हैं। क्या बात है कि जो याज्ञवल्क्य है वो एक महान क्या बोलते हैं विद्वान थे, समझ लीजिए महर्षि थे। उन्होंने आत्म तत्व की ज्ञान प्राप्ति की। जैसे कि हम आपको संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप भी किसी को संस्कृत पढ़ाइएगा हमसे पढ़ के, तो क्या कीजिएगा कि आपके भी कोई पार्टनर आएगी, बोलेगी कि हमको क्या है कि संस्कृत सीखना है, तो आप वहाँ से संस्कृत सिखा देंगे। तो वो आप क्या दिए जी, आप अपना ज्ञान उसको बांटें। ठीक है, तो वही ज्ञान को बांटना ही उसको शिक्षा देने का प्रदान है। तो एक तरफ से क्या हुआ जी, आप लोग एक दूसरे को ज्ञान को आदान प्रदान किए। ठीक है, तो उसी प्रकार आदान प्रदान यहाँ पर हुआ है कि जो पति जी थे उनके याज्ञवल्क्य जी, वो मैत्रेयी को अपने आत्म तत्व के ज्ञान की प्राप्ति करवाए जी। आत्म तत्व, उनकी जो आत्म तत्व की ज्ञान थी उनको बतलाए। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया, हम आगे बढ़े ना। चलिए, जो पति जी थे उन पत्नी जी को क्या दिए जी, आत्म तत्व के। आगे क्वेश्चन आ सकता है, आत्म तत्वों की शिक्षा देते हैं जी, शिक्षा के बारे में बतलाते हैं। हम आगे देखते हैं। देखिए, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन नहीं है? कौन है जी दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका, लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारत की जो है शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारिका, सभी। यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि कौन कौन से थे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारी, ये सभी लोग क्या है जी, ये सभी लोग क्या है जी, दक्षिण भारतीय संस्कृत कवित्री हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद मिलता है जी? 24। इसका राइट आंसर होगा 24। आगे हम बढ़ते हैं। अच्युत राव कहाँ के राजा थे जी? तो अच्युत राव जो थे वो राजा थे कहाँ के जी? तो वो विजयनगर के थे। इसका राइट आंसर होगा विजयनगर के। चलिए आगे हम देखते हैं। मथुरा विजयम किसकी रचना है जी? गंगा देवी का है। इसका राइट आंसर गंगा देवी होगा। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है जी? सभी भाषाओं के जो ज्ञान है, भाषा है, नॉलेज है, जितने भी गुण है, जितने भी लैंग्वेज है, उसमें तत्पर है पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी। इसका राइट आंसर होगा स्त्रियां। आगे देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं शताब्दी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी? आप बताइए जी। इनका राइट आंसर होगा 14वीं सदी। इसका राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, फटाफट इस क्लियर कर लेते हैं। आगे देखिए जी, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है जी? इस समय की संस्कृत कवित्री कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस समय का जो संस्कृत कवि है वो पंडिता छमाराव जी है। इसका राइट आंसर होगा पंडिता छमाराव। आप सभी का भी यही होना चाहिए, है ना। चलिए
ऋग्वेद में कितने हैं जी मंत्र दर्शन? ये 24 होगा, इसका राइट आंसर होगा 24। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? देखो भैया क्वेश्चन पलट कर दे दिया जवाब, क्वेश्चन पलट कर दे दिया जवाब। क्या है जी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ये क्वेश्चन पलट कर दे दिया। आप लोग जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर होगा मैत्रेयी। सुलभा तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। देव कुमारी का नहीं, रामभद्र नहीं, इसका राइट आंसर होगा मैत्रेयी। देखिए मैत्रेयी कौन थी जी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। महाभारत में किस लेखिका उल्लेख मिलता है? महाभारत में किसका मिलेगा जी? गागरी का होगा, गागरी का। वही ना शास्त्र कुशल थी, डांस वांस ये सब जितने भी थी ना वो सभी जो गागरी थी वही करती थी। उनको संगीत सुनाना हो, उनको पद सुनाना हो, यही सब करती थी, यानी शास्त्र कुशल थी, है ना। शास्त्र के प्रति एकदम एक्टिव एवं तत्पर रहती थी। ठीक है, चलिए वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है जी? इस समय की जो संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र है, इसका राइट आंसर होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। समझ में आया है ना? क्लियर हो गया आपका? चलिए विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? तो वो पंचम, सप्तम, नवम, अष्टम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर होगा अष्टम। वनमाला भवालकर, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी? तो वो एक प्रकार की मध्यकाल की थी। आगे हम चलते हैं, चलिए आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है जी? पंडिता क्षमा राव, इसका राइट आंसर होगा पंडिता क्षमा राव जी थी। याज्ञवल्क्य, क्वेश्चन आया ना बाबू कि जो याज्ञवल्क्य है वो किस चीज का ज्ञान को बताए थे? क्या क्वेश्चन आ गया है। तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी जी? ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे जरा? तो हम आपको बताए थे ना कि आत्म तत्व की जो अपने आप का अपने अंदर जो ज्ञान था उसको प्रकाशित किए, है ना। इसका राइट आंसर होगा आत्म तत्व ज्ञान की क्या बताया जी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी जी? विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी, इसका राइट आंसर होगा चंद्रादित्य की। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रहिता किसके दर्शन से प्रभावित था? जो पंडिता क्षमा राव जी थी ना, तो वो क्या कि एक सत्याग्रहिता नाम की एक ग्रंथ लिख दी, महाग्रंथ। तो वो के दर्शन मात्र से हुआ? तो गांधी दर्शन से। क्लियर हो गया आपको? चलिए वो महात्मा गांधी के, इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन सी है? तो हम अभी बताएं, आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ तक वीडियो समाप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।